नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के 5वें अध्याय दैनिक जीवन में रसायन में हम अगली जो परिभाषाएं हैं अम्ल और क्षार की, लुईस की, उनका अध्ययन करेंगे। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम अम्ल और क्षार की लुईस संकल्पना कि लुईस ने जो अम्ल और क्षार को किस प्रकार से परिभाषित किया है ये देखेंगे। तो लुईस संकल्पना जो है वो लुईस के द्वारा 1923 में अम्ल और क्षार की नई संकल्पना दी गई। अब इसके अनुसार इन्होंने बताया है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। मतलब लुईस ने जो अम्ल और क्षार की जो परिभाषा है वो किसके आधार पर दी है? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अर्थात अम्लों को हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही भी कह सकते हैं। इसी प्रकार इन्होंने कहा कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। त्यागते हैं इसका मतलब है कि क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। यहाँ इन्हें एक उदाहरण द्वारा समझाया है कि यहाँ पर BF3 है और दूसरा है NH3। यहाँ पर एक अम्ल है और एक क्षार है। यह अम्ल है और यह क्षार क्यों है इसे हम उदाहरण द्वारा समझेंगे आगे। तो यहाँ पर ये जो BF3 है, B जो है वो क्रिया करेगा किससे? N से। तो इसलिए पहले B लिखा है, फिर F3 बाद में लिखा है और ये इधर तीर का चिन्ह लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म है इसे कौन ग्रहण करता है? B ग्रहण करता है। ठीक है, और नाइट्रोजन से ग्रहण करता है, इसलिए ये उपसह संयोजक बंध बन रहा है किधर की तरफ? B की तरफ। इसलिए B की तरफ क्या लगा हुआ है? एरो लगा हुआ है। तो यहाँ ये जो क्रिया है तो यहाँ पर ये क्या है? कौन ग्रहण कर रहा है? B ग्रहण कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्राही है। इलेक्ट्रॉन ग्राही है तो ये क्या होता है? अम्ल। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तब ये क्या होता है? क्षार। तो यहाँ पर लुईस के द्वारा उन अम्ल और क्षारों को परिभाषित किया गया है जिनमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन नहीं होते हैं। और किसके आधार पर परिभाषित किया है? इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर, कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेंगे या ग्राही होंगे वे पदार्थ अम्ल कहलाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, वे पदार्थ क्षार कहलाएंगे। अब यहाँ पर और अम्ल और क्षार को लुईस अम्ल और लुईस क्षार के नाम से भी बताया गया है। तो लुईस अम्ल क्या होते हैं ये हम देखेंगे। तो जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वे सारे के सारे यौगिक किसकी तरह कार्य करेंगे? अम्ल की तरह कार्य करेंगे। और इन अम्लों को क्या नाम दिया गया है? लुईस अम्ल। मतलब ऐसे यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाएगा? लुईस अम्ल कहा जाएगा। कौन कौन होंगे? साधारणतः सभी धनायन, जो भी धनायन आप लोग बताएंगे वो सारे के सारे धनायन क्या होंगे? लुईस अम्ल कहलाएंगे, यानी अम्ल होंगे। जैसे यहाँ उदाहरण में भी दे रखा है Mg2+ है, Na+ है। तो जो भी उदाहरण जो धनायन है सारे के सारे क्या होंगे? लुईस अम्ल होंगे। और ऐसे यौगिक जिनका अष्टक क्या होता है? अपूर्ण होता है, वो भी सारे के सारे क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ पर अष्टक कैसे अपूर्ण है इसे समझने के लिए भी हम देखेंगे। तो यहाँ हमने कहा है कि लुईस अम्ल कौन होते हैं? जो जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी। तो आप लोगों को पता है कि धनायन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। ठीक है, और ये धनायन सोडियम है। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों हैं। यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसलिए ये क्या होते हैं? लुईस अम्ल होते हैं। अब आपको ये बताएंगे कि ये दो जो उदाहरण हैं BF3 और AlCl3, ये ऐसे यौगिक हैं जिनका अष्टक क्या है? अपूर्ण है। अष्टक क्या होता है? क्यों अपूर्ण है? इसको हम एक उदाहरण द्वारा देखेंगे कि इन्हें समझते हैं। हमने लुईस अम्ल का जो उदाहरण है वो देखा है कि BF3 क्या होता है? लुईस अम्ल होता है। और इसको क्या कहा है कि इसका अष्टक क्या होता है? अपूर्ण होता है। जैसा हमने पहले भी पढ़ा है कि कोई भी जो यौगिक है वो स्थायी होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है,
क्यों? क्योंकि वो अपने बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो अष्टक पूरा होने के लिए बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो यहाँ हम किसकी बात करेंगे? बी, ठीक है, बोरोन की बात करेंगे। आप लोगों को पता है कि बोरोन जो है इसका कौन से नंबर पर आता है? 5वें नंबर पर आता है। मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, बोरोन 5वें नंबर पर आता है। तो यहाँ पर मतलब इसमें 5वें नंबर पर है, तो इसमें प्रोटॉन भी 5 है और इलेक्ट्रॉन भी क्या है? 5। तो 5 ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें किस प्रकार से कक्षाओं में विभाजित होते हैं? तो आप लोगों को पता है कि पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, और दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। अब ये पहले कोष के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, आप यही समझ लीजिए। तो ये तीसरा जो कोष है इसमें जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या कर रहे हैं? साझा कर रहे हैं। किसके साथ? आप लोगों को पता है कि ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो बाह्य कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में। इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये क्या करता है कि ये 3 BF किससे? 3 जो F हैं ये B से कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 3 लेंगे। तो 3 के साथ, तो 3 ये इनके, ठीक, और यहाँ पर कितने हैं? तो ये जो है यहाँ आप लोग देख रहे हैं 3 और ये 1 इलेक्ट्रॉन ये। तो यहाँ पर क्या है कि इसका जो अष्टक है वो क्या रहेगा? अपूर्ण रहेगा, पूरा नहीं होगा, ठीक है। 3 क्या होंगे? फ्लोरीन इनके साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पर अष्टक बाहरी कोष में आना कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, जबकि 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए ये इनका क्या है? अष्टक अपूर्ण है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का क्या है? 13 भी इसमें हम देखेंगे। तो 13 जो है इसमें क्या है कि यहाँ पर इसने जब ये साझा करते हैं, तो साझा करते हैं आप लोगों को बताया है कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है B क्या करेगा? इसके बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये F है, इसके बाहरी कोष में कितने हैं? 7। तो ये तो अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है F, तो ऐसे ही सारे, लेकिन ऐसे ये F है, इसके क्या है? बाकी के 7 यहाँ हम देखेंगे, ठीक है। ये भी अपना फ्लोरीन अष्टक पूर्ण कर रहा है, लेकिन यहाँ फिर ये फ्लोरीन देखेंगे तो इसके क्या है? ये 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहाँ पर ये फ्लोरीन भी अष्टक पूर्ण कर रहा है, लेकिन ये जो बोरोन है इसके जो बाहरी कोष है उसमें 3 तो इसके पास थे और 3 यहाँ हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कुल 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो B है उसका क्या है? अष्टक अपूर्ण है। इसीलिए हमने जब क्रिया करवाई तो BF3 था, तो B के द्वारा क्या किया गया? इलेक्ट्रॉन लिया गया था। किससे? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर दिखाए गए थे वो इलेक्ट्रॉन B के द्वारा लिए गए थे। तो यहाँ पर इसका मतलब ये था कि यहाँ B का क्या था? बोरोन का अष्टक अपूर्ण था। इसीलिए जिन यौगिकों का अष्टक अपूर्ण होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं? लुईस अम्ल होते हैं। अब हम देखेंगे AlCl3। ऐसे ही एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हम देखेंगे। 2 होंगे, फिर क्या होंगे? 8 होंगे, और फिर क्या होंगे? 3। तो 2 और 8 10 और 3 13। बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। यहाँ हमने Al के बाहरी कोष में ये क्या बता दिए? 3 इलेक्ट्रॉन बता दिए। इन 3 इलेक्ट्रॉनों से Cl जुड़ेंगे। Cl के बाहरी कोष में आप लोगों को बताया कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो 1 तो इससे जुड़ जाएगा, 2 3 और 2 5 और 2 क्या है? 7। इसने अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। यहाँ हम देखेंगे 1 3 5 और क्या है? 7। इसने भी अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। तो यहाँ पर इसमें 1, ठीक है, 3 5 और ये क्या है? 7। इसने भी अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। लेकिन जो एल्यूमिनियम है इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 6 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि 3 तो इसके खुद के हैं, 3 इसने किससे लिए हैं? क्लोरीन से लिए। तो यहाँ एल्यूमिनियम है, इसका भी अष्टक क्या है? अपूर्ण है। तो जिन पदार्थों का अष्टक अपूर्ण होता है, जिन यौगिकों का, वो सारे के सारे किसकी तरह कार्य करेंगे? लुईस अम्ल की तरह कार्य करते हैं। अब हमारे अगले हैं लुईस क्षार। लुईस क्षार क्या है? वे यौगिक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है?
अधिकता होती है या जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वे यौगिक क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ठीक है, इनको हम लुईस क्षार कहेंगे। यहाँ आप लोग देखिए जल है, जल में ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 अतिरिक्त एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ऐसे ही नाइट्रोजन, ये अमोनिया है, इसमें नाइट्रोजन के पास क्या है? 2 अतिरिक्त एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। और ऐसे ही OH माइनस तभी आता है आवेश जब इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? अधिकता होती है। तो ये क्या है? लुईस क्षार है। ऐसे ही क्लोराइड जो है इसमें भी क्या है? माइनस दर्शाया हुआ है, यानी यह भी इलेक्ट्रॉन क्या है? धनी है। तो लुईस के अनुसार वे पदार्थ, वे यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो या जिनके पास ऋणायन होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? लुईस क्षार कहलाते हैं। अब यहाँ हमने पहले देखा जब ये अभिक्रिया हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के पास क्या है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसलिए ये क्या है? क्षार है। और अभी हमने देखा कि BF3 में क्या है? B का अष्टक पूर्ण नहीं है, इसलिए ये क्या है? अम्ल है। तो वे पदार्थ जिनका क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी है वे क्या कहलाते हैं? अम्ल। और जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है वे क्या कहलाते हैं? क्षार। इस प्रकार लुईस द्वारा सभी अम्ल और सभी क्षारों को क्या है? परिभाषित कर दिया जाता है, इसलिए ये लुईस की क्या है? विशेषता है। तो लुईस संकल्पना की ये विशेषता है कि इसके आधार पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन रहित पदार्थों के भी क्या है? अम्लीय और क्षारीय गुणों की व्याख्या की जा सकती है।